जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान का 12वां सेट करने वाले हैं। मैंने आपको 11 सेट तक कंप्लीट करा दिया था। आज भी 12वें सेट में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, वो भी उस क्वेश्चन और ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। आप वीडियो के आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के अलावा ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज शुरू की है। मैं सेट वाइज करवाता जा रहा हूं लगातार। सबकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वहाँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे पहले भी हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था, उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ग्रामीण परिवेश के नाम से वो प्लेलिस्ट है। इसके अलावा मैंने यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है और कार्यक्रम है, उससे रिलेटेड भी हमने सीरीज शुरू की है। उसका भी मैं आपका 4 भाग तक कंप्लीट करा चुका हूँ, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.2 टू 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा, हाइपोथर्मिया बोला जाता है इस स्थिति को। जब देखिए हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसमें आपका हमारे शरीर का एक जो होता है ना सामान्य तापमान होता है, जो कि शरीर द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सामान्य तापमान कितना है हमारे शरीर का, आपको मालूम होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको कितना होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से कितना होता है 100.4, यानी कि आपका 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपका 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसी के बीच में आपका हम लोग का शरीर का जो है नॉर्मली तापमान हो सकता है। ठीक है, जो कि शरीर द्वारा हमारे कंट्रोल किया जाता है। और जब ये जो तापमान होता है, जब शरीर का ये तापमान होता है, इस सामान्य व सुरक्षित स्तर से अचानक जो है नीचे होता जाता है शरीर का तापमान, तो यह जो है क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहलाता है। ठीक है, और यह समस्या आपका जो है जानलेवा भी साबित हो सकती है, और ख़ास तौर से नवजात जो शिशु होते हैं और बुजुर्गों के लिए आपका खास करके ये समस्या काफ़ी खतरनाक होती है। ठीक है, और ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर जो है इतनी शारीरिक गर्मी का उत्पादन नहीं कर पाता। जितनी गर्मी आपके शरीर द्वारा इस्तेमाल की जाती है उतना उत्पादन नहीं कर पा जाता है, तो इस वजह से स्थिति क्रिएट होती है वो। और शरीर में गर्मी बनाए रखने का कार्य जो है दिमाग का एक हिस्सा करता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? शरीर में गर्मी बनाए रखने का कार्य दिमाग का एक हिस्सा करता है। ये दिमाग का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, जो कि शरीर में गर्मी बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब अगला इस ऑप्शन के बारे में लोग देखते हैं, हाइपोथर्मिया क्या बोलता है। इसमें भी यही चीज़ होता है कि शरीर का तापमान जो है ठंडा हो जाता है, डाउन होता जाता है। यहाँ पे इसमें भी यही कंडीशन होता है। अब एक और है यहाँ पर हाइपर पायरेक्सिया। आपका ये जो हाइपर पायरेक्सिया जो है, ये कंडीशन क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया होने पर जो है बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। या आपका बच्चों का खास करके रोग है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, हांफने लगता है, और उसका शरीर क्या होता है, लाल हो जाता है, पेशाब रुकने लगती है, बच्चा निढाल होकर बेहोश हो जाता है। फिर ये कंडीशन होता है यहाँ पर हाइपोपायरेक्सिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है आपका ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था 12 सितंबर 1948 को। यह आपको ऑपरेशन पोलो हुआ था 12 सितंबर 1948 को, और यह एक सैनिक अभियान था
जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत में विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना भेजी गई थी इस ऑपरेशन में। ठीक है, इस ऑपरेशन का मुख्य कारण वजह क्या थी? ऑपरेशन का वजह यह था कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रियासत का बने रहना सरकार को स्वीकार नहीं था। ठीक है, और निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, इस वजह से ये आपका ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट होगा, कण्वा या फिर कण्वंश ने। देखिए, कण्वंश स्थापना किसने की थी? आपका कण्वंश की आपका कण्वा या कण्वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी, वासुदेव ने की थी। आपका वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था शुंग वंश का देवभूति, है ना। ठीक है, वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। इसका कार्यकाल ये जो आपका था इस वंश का आपका 73 ईसा पूर्व से आपका 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक था इसका कार्यकाल इस वंश का। किस वंश का? आपका कर्ण वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला। ये क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आप लोग कथन देख सकते हैं, आपका दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका यहाँ सी करेक्ट होगा। सी में क्या दे रखा है? ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं क्या क्या है। ए कथन में क्या है? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। और आर यहाँ पे कारण होना चाहिए, मिसप्रिंट से कथन लिख दिया गया है, कारण होगा। ठीक है, कारण में आपका भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। देखिए, ये यहाँ पर सही है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ये आपका सही है यहाँ पर। लेकिन कारण जो दे रखा है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर तो केवल कथन सिर्फ सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कथन कारण वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। तो किस किस के बीच प्रारंभ की गई थी आपका? तो ऑप्शन डी होगा, कराची एवं चेन्नई के बीच प्रारंभ की गई थी आपका। ठीक है, और आपका दिसंबर 1912 में भारतीय राज्य वायु सेवा ने यूनाइटेड किंगडम स्थित इंपीरियल वायुसेना के साथ मिलकर, किसके साथ? इंपीरियल वायुसेना के साथ मिलकर लंदन, कराची, चेन्नई विमान सेवा शुरू की, जो भारत की पहली उड़ान थी। ठीक है, और प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य शुरू की गई थी। ठीक है, प्रथम हवाई डाक सेवा, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है आपको। तो कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं हम लोग। विद्रोह दे रखा है और आपका किस जगह से संबंधित है? तो ऑप्शन डी होगा आपका, बिरसा मुंडा विद्रोह। ये आपका असम से संबंधित नहीं है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ से संबंधित है? छोटा नागपुर, झारखंड। कहाँ? छोटा नागपुर, झारखंड से संबंधित है आपका बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, देखिए, वर्ष 1899 से आपका 1900 में आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था यह विद्रोह। ठीक है, कब से कब तक हुआ था ये बिरसा मुंडा विद्रोह? 1899 से 1900 तक हुआ था। मतलब आपका ये विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और विद्रोह छोटा नागपुर, झारखंड में आपका सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है इस विद्रोह को। और इस विद्रोह की शुरुआत जो है मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कटी, क्या बोलते हैं पारंपरिक व्यवस्था को? खूंट कटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। और इस विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही थी। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और इन्हें अक्सर धरती अब्बा या फिर जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्या? धरती अब्बा या फिर जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कैसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है?
तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। 9 जिलों से होकर गुजरती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश से के 9 जिलों से होकर गुजरती है आपका। और ये आपका 340.8 किलोमीटर लंबा है आपका। और ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच है आपका। इस दौरान आपका 9 जिलों को ये जोड़ती है। देखिए लखनऊ हो गया, कौन कौन सा 9 जिला? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, तो 9 जिलों से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि जिले का नाम दे देता है, दे देगा यहाँ पे किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, 9 जिले हैं टोटल। कौन कौन से 9 जिले हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। ये उद्घाटन किया गया था कब? 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया गया था, हाल ही फिलहाल में। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, ओप्पो किस देश की कंपनी भैया? तो ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन बी होगा चाइना की कंपनी, चीन की कंपनी है ओप्पो। और ये आपका जो ओप्पो है स्मार्टफोन बनाने के अलावा क्या क्या होता है? ऑडियो डिवाइस बनाता है, स्मार्ट वॉच बनाता है, ईयरफोन बनाता है, पावर बैंक आदि बनाती है ओप्पो। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा संबित पात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, रामपुर में स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए होगा आपका विकिपीडिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ऑप्शन ए होगा आपका लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। क्या कहा था? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। कब? सहायक संधि के संबंध में कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने कहा था दोस्तों। और ये जो आपका सहायक संधि है, आपका सहायक संधि आपका किसके किसके बीच हुआ था? सहायक संधि यह एक प्रकार का क्या था? सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसे 1798 से 1805 कब? 1798 से 1805 के दौरान लॉर्ड वेलेजली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया था। और इस संधि के नियम के अनुसार जो है आपका भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी, ठीक है। और बड़े राज्य जो है अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले यह संधि आपका हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में की। फिर आपका मैसूर जो है आपको मैसूर के निजाम के साथ 1799, अवध के साथ 1801 में, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ ये संधियां की गई थी, ठीक है। इस संधि से क्या हुआ था? इस संधि से भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता जो है समाप्त हो गई और आर्थिक बोझ बढ़ गया। आर्थिक बोझ कैसे बढ़ गया? ठीक है, देखिए स्वतंत्रता क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि आपका नियम, इसके नियम अनुसार, इस संधि के नियम के अनुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी। तो क्या हुआ? इससे स्वतंत्रता समाप्त हो गई और खर्चे मतलब आर्थिक बोझ इसलिए बढ़ गया क्योंकि बड़े राज्य जो है अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे, तो उनका खर्च यहाँ जाहिर सी बात है कि आर्थिक बोझ तो उनके ऊपर बढ़ना तय है, ठीक है। बोझ बढ़ गया और तथा वो अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए लास्ट में। तो यही होगा, जब आर्थिक बोझ बढ़ेगा आपके ऊपर तो आर्थिक स्थिति आपकी दयनीय हो जाएगी, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। परंतु इससे अंग्रेजों को अत्यधिक यहाँ पर लाभ हुआ। क्या किसे लाभ हुआ? तो जाहिर सी बात अंग्रेजों को लाभ हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो ऑप्शन बी होगा 1961 से 71 के दशक के दौरान भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। 1971 ईयर को क्या बोलते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है आपका। 1971 ईयर को क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है यहाँ पर 1971 को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा सी होगा ऑप्शन स्टील। स्टील जो है सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है आपका। प्रत्यास्थता क्या होती है? यह आपका किसी वस्तु के खींचने का एक गुण होता है प्रत्यास्थता, और ये आपका सबसे अधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ स्टील ही होता है। रबड़ स्टील से पीछे है। रबड़ जो है, रबड़ का नंबर जो आता है स्टील के बाद आता है, रबड़ का नंबर सेकंड नंबर पर आएगा रबड़, ठीक है। और रबड़ स्टील से पीछे और प्रत्यास्थता के गुण में है, ठीक है, क्योंकि रबड़ की अपेक्षा स्टील की प्रत्याशा की सीमा अधिक होती है, इसलिए स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है। ध्यान रहेगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कास्मास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, हमबोल्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? हंसने वाला दिन एक होता है, प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ऑप्शन बी होगा, 2 मई को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, RTI अधिनियम से संबंधित है आपका। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन आपका RTI नामक ये RTI अधिनियम से संबंधित है। और ये स्थापना कब हुई थी आपका? इस संगठन की स्थापना जो है आपका हुई थी 1 मई 1990 को हुई थी स्थापना। और संस्थापक कौन थे? अरोड़ा राय थे संस्थापक इसमें। और 1 मई को आपका क्या मनाया जाता है? ध्यान होगा आपका, विश्व ये मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 1 मई को ही मनाया जाता है आपका मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इकोनॉमी से संबंधित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है आपका गिल्ट एज्ड बाजार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गिल्ट एज्ड बाजार में क्या होता है? गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है गिल्ट एज्ड बाजार के ये आपका इसके माध्यम से, ठीक है। गिल्ट एज्ड का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है इसका अर्थ। इसे उत्कृष्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है, मतलब स्थिरता होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं क्योंकि इसमें स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है इसमें आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका, माउंट एरेबस ज्वालामुखी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है आपका माउंट एरेबस ज्वालामुखी। ये आपका माउंट एरेबस जो है आपका अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा आपका ज्वालामुखी है आपका ये, ठीक है। और माउंट और पहले नंबर पर कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है आपका यहाँ का अंटार्कटिका का? तो सिडली नाम का एक ज्वालामुखी, वो फर्स्ट नंबर पर आता है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और आपका ये जो आपका ज्वालामुखी एरेबस, जो माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी है आपका, यह आपका पृथ्वी पर दक्षिण में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। साउथ में पृथ्वी पर जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है आपका एरेबस, सबसे सक्रिय दक्षिण में। दक्षिण का पूछा जाए तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, फोम प्रकार का। देखते हैं ना, फोमिंग उसमें यूज़ किया जाता है आपका अग्निशामक में, जो आग वगैरह जो लगती है आपका इमरजेंसी में जो जाती है सर्विस, तो उसमें आपका फोम का यूज़ किया जाता है। फोम प्रकार का अग्निशामक रहता है, तो भी जो है कि आग बुझा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
नए लॉन्च किए गए 500 रुपए के करेंसी नोट के आयाम हैं। यहाँ पर आयाम पूछा गया तो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा 150 mm गुणे 66 mm। जो नया 500 रुपए का नोट लॉन्च हुआ है उसका जो आयाम क्या है 150 mm इंटू 66 mm है। लास्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है, तो ऑप्शन डी होगा आपका कोविड-19 योद्धा जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।